ठंड में सुबह सुबह रोज बासी नाश्ता खिलाने वाली बहू। सूरज बेटा, देख कितनी ज्यादा ठंड है। अभी राजू सिर्फ 2 महीने का है, इसकी देखभाल कौन करेगा? दूसरी शादी के लिए हाँ कर दे। जिसको जाना था वो चला गया, अब तुझे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। माँ, मैं शीतल को भूल नहीं पा रहा हूँ और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो। शीतल कितनी अच्छी थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। अगर मुझे पता होता कि शीतल इस तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं हमेशा उसके पास रहता। भैया, अगर आपने दूसरी शादी नहीं करी तो राजू का क्या होगा? क्या आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है? छोटे मालिक मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। बच्चे को माँ की जरूरत होती है, अपने लिए ना सही पर राजू बाबा के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। क्या पता राजू बाबा को जो दूसरी माँ मिले वो शीतल मालकिन से भी अच्छी हो। घर वालों के काफी बोलने पर सूरज दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। तो वहीं कुछ दिनों के बाद जब दिव्या के मामा सूरज का रिश्ता लेकर आते हैं तो दिव्या के माता पिता इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिव्या, तुम्हारी भी तो भांजी है। माना कि हम गरीब है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा लड़के से कर दे। बहन, मुझे तुम्हारे हालातों का पता है। ना तुम दहेज दे पाओगी और ना ही तुम लोगों के पास इतने पैसे हैं कि तुम अपनी बेटी से शादी करवा सको। ऊपर से अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा और रखा है और तुम सोचते हो कि अमीर घर में बेटी की शादी कर दें। अगर अमीर घर चाहिए तो रिश्ते के लिए हाँ कर दो, तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। अपनी बेटी की खुशियां देखो। संजय, तुम हमें थोड़ा सोचने का समय दो। शादी विवाह इतनी जल्दबाजी में नहीं होते। हम दिव्या से बात करेंगे। सुरेश के कहने पर संजय वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुरेश और शांति काफी सोच विचार करते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरी माँ की गोद भरी थी। हमने गरीब होकर भी तुझे नाजों से पाला है। हमेशा से हमारा सपना था कि तेरी शादी किसी बड़े घर में हो जहां तू खुशी से रह सके, पर हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि तेरी शादी किसी बड़े घर में कर सके। इसलिए हम तेरी बस खुशी देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। तू भी मान जा। आप लोग दहेज नहीं दे सकते बस इसलिए मेरी शादी एक बच्चे के बाप से करवा रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। लड़का हर चीज में अच्छा है और भगवान जोड़ी बनाकर भेजता है। तेरी जोड़ी लिखी थी इस लड़के के साथ, इसीलिए तो उसकी पहली बीवी की मौत हो गई। देख बेटी, तुझे हमारी कसम, हाँ कर दे। शांति और सुरेश दिव्या को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिसके बाद दिव्या इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या अपनी एक दोस्त से मिलने उसके घर जाती है और अपना दुख बयां करती है। अरे दिव्या, तू यहाँ कितने दिनों के बाद आई है? तुझे पता है मुझे अपने ससुराल से यहाँ पर आए हुए 1 महीने होने वाले और 2 दिन के बाद मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी। क्या बताऊं यार, तेरी शादी तो कितने अच्छे घर में हुई है, पर मेरे माँ बाप ने तो अपना दहेज बचाने के लिए मेरी शादी ऐसे घर में कर दी है जो एक बच्चे का बाप है। अरे यार, गांव के माता पिता ऐसे ही होते। मेरा घर परिवार भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। जानती भी है, मेरा पति मुझसे 11 साल बड़ा है। ये लोग तो ना उम्र देखते हैं और ना ही लड़के को। बस दहेज नहीं लग रहा, हम गरीब हैं, लड़का पैसे वाला है, कर दो शादी। पर तुझे नहीं पता, मैंने तो अपने ससुराल वालों को नचा रखा है। जो मैं कहती हूँ वही होता है वहाँ। तुझे भी शादी करके ससुराल में अपने ससुराल वालों की नाक में दम करना होगा ताकि उस घर में तेरी चले और कोई तुझे दबा ना सके। तू सही कह रही है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैं भी किसी की खुशी का ध्यान क्यों रखूं। वैसे अगले हफ्ते मेरी शादी है, तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। अब मैं चलती हूँ। दिव्या अपनी दोस्त को अपनी शादी का इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और बहुत जल्द दिव्या शादी करके अपने ससुराल जाती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है बेटा, हम इतनी ठंड में शादी नहीं करते हैं। अगर राजू 2 महीने का ना होता। खैर, राजू को उसकी माँ मिल गई है ना, तू राजू को अच्छे से ख्याल रखना। माय क्यूट भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे भाग्यवान, बहू को इस घर के कुछ नियम तो बता दो। कल बहू की पहली रसोई होनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई। और हमारे घर में सभी की आदत है, ठंड हो या गर्मी, हम लोग 6 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। और हमें सुबह ताज़ा नाश्ता चाहिए होता है क्योंकि तेरी नंद को कॉलेज जाना होता है। तेरे ससुर जी और सूरज भी ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हैं और तेरा देवर तो कभी पढ़ाई तो कभी पार्ट टाइम जॉब में लगा रहता है। ये लो, ससुराल में कदम रखते ही इन्होंने अपने घर के नियम मुझे सुनाने शुरू कर दिए। मैं क्या यहाँ इस बुढ़िया के पोते और घर को संभालने के लिए आई हूँ? बस मैं क्या पागल हूँ जो सुबह 4 बजे उठकर इन महाराजाओं के लिए नाश्ता बनाऊं? जब घर वाले दिव्या से प्यार से बातें कर रहे होते हैं तो दिव्या मन ही मन मुंह बना रही होती है। कुछ देर में सब अपने कमरे में जाते हैं और जब सूरज दिव्या से बात करने की कोशिश करता है, हम क्या कल बात करें?
मैं बहुत थक गई हूँ और ठंडी बहुत ज्यादा है। मुझसे ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मुझे सोना है। कल सुबह जल्दी उठकर मुझे अपनी पहली रसोई के लिए खाना भी बनाना है। हाँ ठंड तो बहुत है, पर मैंने सोचा था कि हम दोनों थोड़ी देर बात कर लेते, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे और हमारी शादी ऐसी हालत में हुई है कि एडजस्ट कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। पर कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं हीटर चला देता हूँ। सूरज दिव्या की बातों को रिस्पेक्ट करता है और हीटर चलाकर दोनों सो जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह के 6 बजे तक भी दिव्या नहीं उठती। इसके बाद काजल अपनी भाभी को उठाने के लिए आती है। भाभी उठो, आज आपकी पहली रसोई है। देखो भैया भी उठकर रनिंग के लिए चले गए, हम सबको भी लेट हो रहा है। हाँ, अभी तो सुबह के 6 बजे, इतनी जल्दी उठना जरूरी है क्या? चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। दरअसल मायके में मैं 7 बजे उठती थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। माना कि हम गरीब हैं, पर मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला पोसा है। समझ सकती हूँ भाभी, पर क्या करें, कुछ रस्म भी तो होती है जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अब मुंह बनाकर दिव्या उठती है और तैयार होकर सीधा रसोई में जाती है। और उसे 5 से 6 लोगों का कितना खाना बनाना है इसका अंदाजा नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा खाना बना देती है। चलो बहू, लेट ही सही, पर तुमने अपनी पहली रसोई तो कर ली। वैसे खाना तो जबरदस्त बनाया है, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। पर ये क्या, 5 लोगों के लिए इतना सब कुछ? नान, पुलाव, बिरयानी, पराठे, चावल और हलवा, इतना सब कौन खाएगा? चलो कोई बात नहीं, रात में भी खा लेंगे। दरअसल माँ जी, मेरे घर में 3 ही लोग थे, तो मुझे अंदाजा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बहू, ज्यादा बन गया तो हम यही रात में खा लेंगे। थोड़ा सा और खाना बना लेना रात को। हमारे घर में खाना नहीं फेंका जाता। हम भले ही पैसे वाले हैं, पर खाने का निरादर नहीं करते। और वैसे भी जो खाने की कदर नहीं करता, खाना उसकी कदर नहीं करता। इसीलिए इंसान को हमेशा खाने की कदर करनी चाहिए। इन अमीरों के कितने चोचले होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, पर इतनी भली तो ये होंगी नहीं। खैर, मुझे क्या, मेरे लिए ही अच्छा है, ठंड का समय है, रात में ज्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं अपना असली रंग दिखाऊंगी। ये लोग मुझे अपने काबू में करें, उससे पहले मैं इन्हें अपने काबू में कर लूंगी। दिव्या सबके सामने भोले और शरीफ बनने का नाटक करती है और अंदर ही अंदर अपने ससुराल वालों को परेशान करने के तरीके बना रही होती है। कुछ देर में सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना खाते हुए दिव्या की काफी तारीफ करते हैं। भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, इस ठंड में मजा ही आ गया ये हलवा खाकर। भाभी, आपके हाथों में तो बिल्कुल शीतल भाभी के खाने का स्वाद है। शीतल भाभी भी इसी तरह से रोज सुबह हमारे लिए इस तरह का नाश्ता बना देती थी। और आपको पता है, सुबह जल्दी खाने की आदत भी हमें उन्हीं से लगी है। दिव्या अब अपनी मरी हुई सौतन की तारीफ सुनती है तो उसका खून खौल उठता है। अगर वो इतनी अच्छी थी तो बचा लेते ना उसकी जान। खुद तो मर गई, पर अपनी निशानी इस घर में ही छोड़ गई। जिसको देखो उसके मुंह पर बस उसी का नाम है। अपनी तुलना अपनी सौतन से दिव्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। और रात को जब डाइनिंग टेबल पर बैठकर दिव्या साग काट रही होती है, रसोई की सफाई करके कमला बाहर आती है और दिव्या से कहती है, मालकिन, घर में तो बहुत सारा खाना रखा है। लगता है आज सुबह आपने कुछ ज्यादा ही खाना बना दिया था। क्या मैं वो खाना ले जाऊं? कल सुबह तक तो बासी हो जाएगा। क्यों लेकर जाना है तुम्हें खाना? इस घर में क्या कोई रात को खाना नहीं खाता? चुपचाप से अपना काम खत्म करो और अपने घर जाओ। हम लोग रात को वही खाना खाएंगे। जी मालकिन। दिव्या की बातें सुनकर कमला अपना काम खत्म करके उदास अपने घर के लिए निकल जाती है। और वहीं जब दिव्या रसोई में खाना बनाने के लिए खड़ी होती है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, माँ जी कह रही थी कि इस घर में बासी खाना भी लोग खा लेते हैं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ रोज सुबह जल्दी उठने की? क्या जरूरत है? वैसे भी मेरी आंख नहीं खुलती। एक काम करती हूँ, रात को ही सारा खाना बनाकर रख देती हूँ। सुबह ये लोग वही बासी खाना खा लेंगे। कुछ भी कर लूं, नाम तो इस घर में मेरी मरी सौतन का ही होना है। दिव्या अपने माता पिता की दबाव में आकर शादी तो कर लेती है, पर उसे अपने पति और ससुराल वालों से जरा भी लगाव नहीं होता। और रात को ही दिव्या आलू मटर, रोटी और एक्स्ट्रा चावल बनाकर रख देती है। और अगली सुबह जब 6 बजे सूरज दिव्या को सोता हुआ देखता है तो उसे उठाते हुए कहता है, दिव्या उठो, सुबह के 6 बज चुके हैं। माँ ने तुम्हें बताया था ना, हमारे घर में सब सुबह 6 बजे नाश्ता कर लेते हैं, और अब तक तुम सो रही हो। नाश्ता कब बनाओगी? सूरज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शादी की वजह से मैं पहले ही बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और थकान से अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। रात में भी मैंने ज्यादा खाना बना दिया था, वो खाना भी खत्म नहीं हुआ। आप एक काम कीजिए, रसोई में जाकर रात का बचा हुआ खाना गर्म कर लीजिए, वरना बेकार ही खाना बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो तुम आराम कर लो, मैं जाकर खाना गर्म कर लूंगा। दिव्या की यह बात सुनकर सूरज उसे और परेशान नहीं करता और काजल के कमरे में जाकर उसे सारी बात बताता है। जिसके बाद काजल अपने और अपने भाई का खाना गर्म करती है
और दोनों भाई बहन सुबह बासी खाना खाते हुए बातें करते हैं। मुझे भाभी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। भाभी की अभी नई नई शादी हुई है और वो अभी से ही हमसे उखड़ी हुई रहती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, पर शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। और वैसे भी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और खाना तो रखा ही है, कभी कभी बासी भी खा लेना चाहिए। भैया मेरा खाना हो गया, आज मुझे कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना है तो मुझे ड्रॉप कर दो। मैं पापा और माँ के लिए कुछ ताज़ा खाना बना देती, पर क्या करूँ कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पापा बासी खाना खाते हैं तो उन्हें गैस बन जाता है। मुझे तो पापा की चिंता हो रही है। हाँ, अरे कोई बात नहीं कमला, आंटी को फोन कर दूंगा, वो पापा के लिए खाना ले आएंगी। दोनों भाई बहन नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद आशा रसोई में जाकर खाना गर्म करती है और तभी कमला खाना लेकर आती है। अरे कमला, तू आज इतनी जल्दी आ गई? और दिन तो तू 8 बजे आती थी। हाँ मालकिन, दरअसल सूरज भैया ने फोन किया था, कह रहे थे कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग बासी खाना खा कर गए, पर मैं बड़े मालिक के लिए घर से खाना ले आऊं तो मैं खाना लेकर जल्दी आ गई। कमला की बात सुनकर आशा को अच्छा लगता है और वो अपने लिए थोड़ा सा खाना गर्म करके अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद दोनों सास ससुर एक साथ खाना खाते हैं। अरे 2 दिन से समय पर खाना नहीं मिल रहा, शायद इसलिए गैस बन गई। कोई बात नहीं, 2 ही दिन तो हुए हैं। मैं कल बहू से बात कर लूंगी, फिर देखना आपको सुबह सुबह जैसे शीतल बहू ताज़ा खाना देती थी वैसे ही ताज़ा खाना खाने को मिलेगा। आशा के कहने पर विनोद कमला के घर का खाना खाता है तो वहीं आशा बासी खाना खाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और आए दिन दिव्या कोई ना कोई बहाने कर देती, साथ ही घर वालों के साथ भी बहुत कम बात करती है, जो घर वालों को खटकता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये क्या इतना सारा खाना क्यों बना रही है रात को? इतना सारा बना देती है तभी तो सुबह तक वही चलता है और हमें बासी खाना पड़ता है। तू सिर्फ 1 गिलास चावल रख और 1 कटोरा आटा गूंथ। माँ जी, अगर थोड़ा ज्यादा खाना बन जाता है तो सुबह के लिए काम आ जाता है। खाना कोई बर्बाद तो होता नहीं है। वैसे भी इतनी ठंड है, आप लोग तो सुबह आराम से 6 बजे उठकर सीधा नाश्ता कर लेते हो, पर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचते। यही अगर शीतल दीदी रहती तो आप लोगों को उसकी चिंता रहती। इस घर में हर किसी को बस उन्हीं की याद आती है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। उनको आदत थी जल्दी उठने की, मुझे नहीं है, पर फिर भी आप लोगों की वजह से मुझे 4 बजे उठकर खाना बनाना पड़ेगा। बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अगर तुझे सुबह उठकर खाना बनाने में परेशानी होती है तो तू मुझे बता देती, मैं भी तेरी मदद करवा दूंगी। वैसे भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और तुझे 4 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू सिर्फ नाश्ते में आलू का पराठा, चाय, ब्रेड, टोस्ट या सैंडविच बनाकर रख दे। कोई बात नहीं, अभी तो खाना कम कर दे, सुबह मैं तेरे साथ उठकर नाश्ता बनवा दूंगी। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, जिसे सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और सास के मना करने पर भी अपने हिसाब से खाना बनाती है। और अगली सुबह जब आशा खाना बनाने के लिए रसोई में आती है तो वो देखती है कि रात का खाना काफी सारा बचा हुआ है। कुछ ही देर में दिव्या भी रसोई में आती है और आशा अपनी बहू को बासी खाना दिखाते हुए कहती है, बहू, मैंने तुझे रात में बताया था ना कितना खाना बनाना है, फिर आज इतना चावल, दाल और सब्जी कैसे बच गए? माँ जी, मैंने तो उतना ही बनाया था जितना आपने कहा था। अगर फिर भी खाना बच गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब इतना खाना क्या बर्बाद करना है, मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। दिव्या की ऐसी बातें सुनकर आशा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और दिव्या अपनी सास के सामने ही रात के बचे हुए चावल को गर्म कढ़ाई में तेल, प्याज, मिर्च डालकर फ्राई करने लगती है। कुछ देर में सभी खाने के लिए आते हैं और आज भी खाने में बासी खाना देखकर उन सभी का मुंह बन जाता है। दिव्या भाभी, ये सब क्या है? आप जब से घर में आई हो हमें रोज रात का बासी खाना ही दे रही हो। आपसे अच्छी तो हमारी शीतल भाभी थी, आपको पता भी है वो हमें सुबह नाश्ते में कभी भी बासी खाना नहीं देती थी। उन्हें खाने का इतना हिसाब था कि 1 रोटी एक्स्ट्रा नहीं बचती थी और अगर कभी बचती भी थी तो वो खुद खा लेती थी। मुझसे नहीं खाया जाएगा रोज रोज सुबह बासी खाना। बासी खाना देखकर सभी नाराज होकर बिना खाना खाए घर से निकल जाते हैं, पर दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर को आशा अपने पोते और अपनी नौकरानी के साथ धूप सेकने के लिए छत पर जाती है। और जब वो अपने पोते की मालिश कर रही होती है तो आस पड़ोसन की कुछ औरतें आशा को छत पर धूप सेकते देखकर उससे बातें करती हैं। अरे आशा बहन, अब तो बहू आ गई है, फिर भी पोते का ख्याल खुद रख रही हो। अगर पोते का ख्याल खुद ही रखना था तो बहू क्यों लेकर आई? अरे बहन, बहू मेरी अभी नई आई है, उसने कभी बच्चे को खिलाया भी नहीं, बच्चे की देखभाल नहीं की। वो ये सब अचानक कैसे कर पाएगी? धीरे धीरे खुद सब सीख जाएगी। बुरा मत मानना आशा बहन, पर तुम्हारी नई बहू मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तुम्हारी पुरानी बहू ही अच्छी थी, मैंने उसे देखा था, सर्दियों में भी बेचारी कितना काम करती थी। पर इसे देखो, ये तो घर से ही नहीं निकलती और ना ही किसी से बात करती है। इसे भी बाहर निकालो थोड़ा। जब आशा अपनी पड़ोसन से बातें कर रही होती है तभी वहां दिव्या आती है और दिव्या को देखकर पड़ोसन उससे बोलती है,
चलो बहू, तुम्हारे भी दर्शन हुए, वरना तुम तो न छत पर आती हो और ना ही मोहल्ले में किसी से बात करती हो। और ये क्या, तुम्हारी सास ही राजू को संभाल रही है? अब तुम भी इस बच्चे की माँ हो, थोड़ी देखभाल तुम भी करो। आंटी जी, मेरे घर में ना किसी का बच्चा हुआ है और ना ही मैंने कभी बच्चा संभाला है जो मैं इस बच्चे को संभाल पाऊँ। मेरी वजह से इस बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे दुख होगा। वैसे माँ जी, मैं आपको बुलाने के लिए आई थी, आपका फेवरेट सीरियल शुरू हो गया है। आपने कहा था ना कि आपको याद दिला दो। हाँ बहू तू चल, मैं आती हूँ। कमला, पूरी छत अच्छे से साफ कर देना और जो पेड़ पौधे खराब हो गए उसे गमले से निकाल कर हटा देना। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के साथ नीचे आ जाती है और कमला छत पर काम करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ भी दिव्या में कोई बदलाव नहीं आता। और आज एक बार फिर वो अपने घर वालों को सुबह नाश्ते में बासी खाना देती है, जो देखकर अब विनोद से भी बर्दाश्त नहीं होता। बहू, तुम्हें यहाँ 1 महीने होने को है और इस 1 महीने में 20 दिन से भी ज्यादा तुमने दिन में हमें सुबह नाश्ते में बासी खाना ही दिया है। शुरू में एडजस्ट होने में हर किसी को समय लगता है, पर इतना समय कौन लेता है? इसलिए मैं दूसरी शादी ही नहीं करना चाहता था। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई कि दिव्या तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मत करती ना। तुमने शादी करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करी है बल्कि हमें भी परेशान करके रख दिया है। तुम मेरी शीतल कभी नहीं बन पाओगी। आप सबको सिर्फ बासी खाना नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा है कि मैं कैसे खाना बर्बाद होने से बचा रही हूँ। इस घर में तो बस मेरी मरी हुई सौतन की ही यादें हैं। जब आप लोग ही मुझे प्यार मान सम्मान नहीं दे पा रहे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कैसे करूं? आज जब सुबह भी नाश्ते में सभी को बासी खाना मिलता है तो सबके अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है और कुछ ही देर में सब अपने अपने काम से चले जाते हैं। इसके बाद विनोद शांति से अकेले में बात करता है। मुझे तो लगता है कि हमने गलती करी हमारे बेटे की दूसरी शादी करवाकर। बहू का बर्ताव हमारे साथ ठीक नहीं है। अपने पोते और बेटे की जिंदगी संवारने को चले थे, लगता है इस घर के लिए हम गलत बहू ले आए। हमारी शीतल बहू कितनी अच्छी थी। वो दिन भी क्या दिन थे जब हमारी बहू जिंदा थी। रोज सुबह बासी नाश्ता करके आशा और विनोद को अपनी बहू की याद आती है, जहां सुबह 6 बजे तक शीतल सभी के लिए एकदम गर्मा गर्म सर्दियों में नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाकर सबको आवाज देती थी। माँ जी, पापा जी, भैया, काजल, सूरज जी, जल्दी से आ जाएं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जानते हो ना ठंड शुरू हो गई और आज मैंने आप सभी के लिए फेवरेट आलू के पराठे सैंडविच बनाए। जल्दी आ जाओ सब। भाभी, आपका 9वां महीना लग चुका है और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने के लिए बोला। फिर आप इतनी ठंड में क्यों सुबह उठकर हम सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं? क्या करूं, इतना बड़ा दिन होता है और मेरी आंख तो सुबह 4 बजे ही खुल जाती है। बस इसीलिए सारे काम जल्दी कर लेती हूँ और आप लोगों को सुबह जल्दी नाश्ता कराने से मुझे काफी अच्छा लगता है। और आप सबको घर से भी तो जल्दी निकलना होता है। अब सब एक साथ सुबह का नाश्ता करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के काम करने की वजह से एक दिन शीतल का पैर स्लिप हो जाता है और वो सोफे से जाकर टकरा जाती है। माँ, पापा, भैया, सब जल्दी से आओ, नीचे भाभी गिर गई हैं। अमित की आवाज सुनकर सब भागते हुए नीचे आते हैं और शीतल को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पर डॉक्टर शीतल के बच्चे को ही बचा पाते हैं। इस तरह पुराने दिनों को याद करके आशा अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। मुझे आज अपनी बहू की बहुत याद आ रही है। आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो दिव्या बहू हमसे इतना खपाए कि वो हमारे लिए सुबह का नाश्ता भी नहीं बना सकती। नाश्ता बनाना तो दूर की बात है, वो राजू को कभी माँ की तरह प्यार भी नहीं करती, उसे गोद में भी नहीं लेती और ना ही किसी से सही से बात करती। कमला भी बता रही थी उससे भी बहुत गंदे तरीके से बहू बात करती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते आशा, बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। दिव्या शादी के बाद अपने ससुराल वालों को काफी परेशान करती है पर फिर भी उसके ससुराल वाले उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं करते। ऐसे ही एक दिन दिव्या किसी काम से बाहर जाती है और रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त खुशबू से होती है। अरे दिव्या, तू यहाँ? तेरा ससुराल यहीं पास में क्या? वैसे आज बहुत ज्यादा ठंड है ना, तुझे पता है मेरा भी ससुराल यहीं पास में। पूरे 2 साल के बाद हम दोनों मिल रहे हैं। शादी के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि अपने पुराने दोस्तों को फोन कर सकूं और तेरा तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। सब ठीक तो है? तेरे पति कैसे हैं? क्या बताऊं यार तुझे, मेरी तो किस्मत ही खराब कर दी मेरे माँ बाप ने। अपना बोझा हल्का करने के चक्कर में मेरी शादी एक शादीशुदा इंसान से करती जिसका एक बच्चा भी है। पर मैंने तो अपने ससुराल वालों को परेशान करके रखा है। तू मानेगी नहीं, पर मेरे सामने हर वक्त मेरी मरी हुई सौतन की तारीफ करते। अगर अपनी पुरानी बहू इतनी प्यारी थी तो ख्याल रखना चाहिए था ना उसका। दिव्या बड़ी अकड़ में सारी बात अपने दोस्त को बताती है, जिस पर खुशबू से कहती है, माफ करना दिव्या, पर तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अगर वो बुरे होते ना तो अब तक तेरा रिश्ता टूट चुका होता। तू अपना घर खुद बर्बाद कर रही है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्या तुझे भी लगता है कि मेरे घर वालों ने सही किया? तुझे पता है
मेरे पति की हाइट कितनी कम है। हाइट के चलते उनकी शादी नहीं हो रही थी। मेरी देवरानी मुझसे पहले उस घर में आई। उसने सबका इतना ख्याल रखा कि हर कोई बस मेरी देवरानी के ही गुणगान करता था। मुझे भी अपने माँ बाप से बहुत नाराजगी थी कि उन्होंने मेरी शादी ऐसे लड़के से क्यों की। इसीलिए ससुराल में जाकर मैं भी अपने ससुराल वालों पर अपना गुस्सा निकालने लगी, जिस वजह से मेरा रिश्ता खराब होने लगा। पर जब मैंने खुद में बदलाव किए तो मुझे समझ में आया कि मेरे सास ससुर मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मेरी देवरानी को। तेरे पास मौका है, खुद को बदलने की कोशिश कर, तभी तुझे पता चलेगा कि तेरी उस घर में क्या इज्जत है। और जो होना था हो गया, अब दूसरों के किए की सजा किसी और को क्यों देना। खुशबू दिव्या को समझाकर वहां से चली जाती है और जब दिव्या सब्जी लेकर घर आती है तो वो देखती है कि उसका पति गोद में अपना बेटा लिए अपनी बीवी की फोटो से बात कर रहा है। शीतल, शीतल तुम मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर क्यों चली गई? मैंने राजू के लिए दूसरी शादी करी पर इसे तो माँ का भी प्यार नहीं मिला। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपना रिश्ता कैसे संभालूं। अरे पता नहीं संभाल भी पाऊंगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये रिश्ता ही खत्म करना पड़े। ये क्या, ये तो रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मायके में भी शादीशुदा बेटियों की जगह नहीं होती। अपने पति को देखकर दिव्या को काफी बुरा लगता है और उसकी बातें सुनकर वो घबरा जाती है, जिसके बाद वो शांत रहती है और रात को खाना बनाते हुए काफी सारी चीजों को सोच रही होती है, जिस वजह से आज गलती से उससे ज्यादा खाना बन जाता है। अरे ये क्या, आज मैंने फिर से इतनी सारी सब्जी बना दी और इतना सारा आटा गूंथ लिया। मेरे घर वालों को बासी खाने की आदत नहीं है और मैं जब से आई हूँ उन्हें बासी ही खिला रही हूँ। कोई बात नहीं, बासी मैं खा लूंगी या किसी को दे दूंगी और कल सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ताज़ा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। खुशबू सही कह रही थी, मुझे खुद में थोड़े से बदलाव लाने चाहिए। क्या पता थोड़े से बदलाव से जिंदगी में खुशियां भर जाएं और घर वाले शीतल को भूल जाएं और मैं अपने माता पिता की किए की गलती अपने ससुराल वालों को क्यों दूं? वो लोग कितने अच्छे हैं। खाना बनाकर दिव्या अपने कमरे में जाती है और जब अलमारी में कपड़े रखकर बाहर आती है तो वो देखती है कि पूरा परिवार चुपचाप खुद से खाना निकाल कर खा रहा है। दिव्या किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाती और जैसे दिव्या उनके साथ खाने के लिए बैठती है सब अपना खाना लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके चलते दिव्या भी खाना नहीं खाती। और अगली सुबह आशा खुद 5 बजे उठकर रसोई में खाना बनाने जाती है, जहां वो देखती है कि रात का काफी सारा आटा बचा हुआ है, साथ ही सब्जी भी रखी है। फिर से बहू ने जानबूझकर रात में इतना सारा खाना बना कर रख दिया ताकि उसे सुबह कुछ ना करना पड़े और हम सुबह बासी खाना खाएं। पर रोज बासी खाना खाना भी सेहत के लिए सही नहीं होता। आज तो मैं खुद बनाऊंगी नाश्ता। आशा बासी खाना एक टिफिन में बांध कर रख देती है और अपने घर वालों के लिए कुकर में आलू उबलने के लिए रख देती है और दूसरी तरफ आटा लगाती है और ठंड में कांपते हुए पराठे बनाने लगती है। कुछ देर में हड़बड़ाते हुए दिव्या रसोई में आती है और अपनी सास को देखकर उससे कहती है, माँ जी आप रसोई में? माफ करना, आज मैंने जल्दी उठने की कोशिश की पर फिर भी आधा घंटा लेट हो गई। पर अभी 5:30 बज रहे हैं, मैं आधे घंटे में नाश्ता बना दूंगी। कोई बात नहीं बहू, अब से तुझे हमारे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नाश्ता बना लूंगी क्योंकि तेरा बासी नाश्ता खाकर अब तेरे ससुर जी की तबीयत खराब रहने लगी है। आशा की बेरुखी दिव्या को बर्दाश्त नहीं होती और वो आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर अपनी सास से पहले उठकर रसोई में जाती है। और जब आशा रसोई में आती है तो वो खाना बनाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैंने बिल्कुल ताज़ा खाना बनाया है। मैं शीतल दीदी की तरह आप लोगों का ख्याल रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी से करवाई गई है, इसलिए मैं अपने परिवार से नाराज थी। पर मैं भूल गई कि मैं किसी और की गलती की सजा आप लोगों को दे रही हूँ। पर मुझे अब एहसास हो चुका है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए और एक मौका दीजिए। बहू तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। मैं घर वालों से बात करूंगी, देखना सब ठीक होगा। और बहू ठंड ज्यादा है तो शाम को गाजर का हलवा बनाना, और गाजर का हलवा तो बासी खाने में अच्छा लगता है। आशा अपनी बहू को एक मौका और देती है और दिव्या अब अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है।